हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस क्या होता है, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर हम फॉर्मूला देखें तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया। अब ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये बैलून है, ठीक है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। जब मैंने इसको ऐसे फोर्स दी साइड से तो ये क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। ठीक है, अब जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया इस तरीके से, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और ये रिमूव किया, जब रिमूव कर रहा हूँ डिफॉर्मिंग फोर्स को, ठीक है, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वही डिफॉर्मिंग फोर्स है। ठीक है, जब मैंने इसको रिमूव किया तो ये बैलून दोबारा से क्या हुआ, अपनी शेप में आया। तो ये फोर्स तो मैंने लगाई यहाँ पर, ठीक है, अब अंदर इस बैलून के अंदर से भी एक फोर्स होगी, ठीक है, जो कि इसकी शेप को दोबारा वही कर रही है जो इसकी पहले थी। देखो तो यानी कि अंदर जो फोर्स लग रही है, ठीक है ना, वो कौन सी है, रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई होगी आपके। ठीक है, अब देखो जरा, जो यहाँ पर एरिया है वो एरिया कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। देखो कैसे, जैसे समझो, जैसे मान लो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस पे क्या हुआ है, देखो ये बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाई हमने इस तरीके से, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अभी इसका क्या होगा, एक तरह से कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसकी जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, लेकिन जब आपने ये फोर्स लगाई यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स जो कि है हमारी डिफॉर्मिंग फोर्स, उसकी वजह से इसका क्या होगा, साइज़ कम होगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, क्लियर है, ये वाली, जो कि किसके इक्वल होगी, जितनी आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो उतनी ही अंदर से भी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आपने ऐसे प्रेस किया, ठीक है, प्रेस किया इस तरीके से, बाहर से फोर्स थी, अब जो स्प्रिंग है उसकी भी एक फोर्स होगी, रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही आप अपनी फोर्स हटाओगे तो वो दोबारा से अपनी शेप ले लेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है, आप जो बाहर से फोर्स दे रहे हो दैट इज अ एक्सटर्नल फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो अंदर से अपने आप आ रही है फोर्स, ठीक है, वो कौन सी होती है, हमारी रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है, तो स्ट्रेस क्या है, जो ये अंदर वाली जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, अपॉन में एरिया। अब एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि ये देखो, ये जो है इस सिलेंडर का ये सर्कुलर पार्ट है, अगर मैं इसको ऐसे स्टैंडिंग में बनाऊँ तो आपको समझ में आएगा, इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ठीक है, ये फोर्स आपने लगाई, ठीक है, और यहाँ से क्या हुई, एक रिस्टोरिंग फोर्स आई, ठीक है, और यहाँ से भी आपने एक फोर्स लगाई और ये अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगी। क्लियर है, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये वाला क्या है, एक सर्कल है, सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट है ना, जैसे मैं आपको ये बताऊं, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लगी, ठीक है, और इसमें अगर इस तरीके से फोर्स लग रही है यहाँ पर, तो ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो भी इसी वाले पार्ट पे लगेगी। क्लियर है, इतनी बात, अंदर से लगेगी, लेकिन वो समझ पा रहे हो बात को या नहीं, बताओ। ठीक है, तो यानी कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल तो नहीं है वैसे, इस तरीके से अगर सर्कुलर शेप है यहाँ पर, ठीक है, तो सर्कल का जो होगा एरिया वो लगेगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। इस तरीके को आप समझ गए, बताओ। ठीक है, अब देखो जरा मेन कहानी क्या है इसमें, कि आपको ये चीज़ समझने लगती है कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला एक तरह से फोर्स अपॉन में एरिया है, ठीक है, और जो प्रेशर होता है, प्रेशर, इसका भी तो यही होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, या नहीं। लेकिन ध्यान रखना, प्रेशर में कौन सी होती है हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स होती है। कौन सी होती है, ये एक्सटर्नल फोर्स होती है, ठीक है, और जो स्ट्रेस है इसमें कौन सी है, ये हमारी इंटरनल फोर्स है, इंटरनल, जिसे हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, तो एक बात को समझो कि जब फोर्स बाहर से लगती है तो वो है प्रेशर, और जब फोर्स अंदर से लगती है वो क्या है, स्ट्रेस। जैसे इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको पढ़ने के लिए कोई बोले, ठीक है, तो वो आप क्या कहते हो उसको, यार प्रेशर मत डालो, है ना, यानी कि वो बाहर से आपको आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज अ प्रेशर। ठीक, एक होता है जब एग्जाम्स हैं तब आपको खुद ही क्या होता है, पेट में गुड़ 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 शुरू हो जाती है ना, होता है ना ऐसा, क्यों, क्योंकि वो आपको अंदर से स्ट्रेस आ रहा है, डर लग रहा है, ठीक है ना, वो है स्ट्रेस, जो अंदर से फोर्स लग रही है आपको कि पढ़ लो यार, अब तो पेपर ही है पास में, ठीक है, तो इंटरनली जो हो रहा है, तो उसकी वजह से जो आपको टेंशन हो रही है वो क्या है, स्ट्रेस है। क्या इतनी बात क्लियर है, तो यानी कि इंटरनली जो हो वो स्ट्रेस, और जो बाहर से हो वो क्या होता है, प्रेशर होता है। तो इस चीज़ से आप यहाँ पर समझ सकते हो। देखो अब यहाँ पर मैं ये चीज़ प्रूफ भी कर सकता हूँ कि प्रेशर और स्ट्रेस यहाँ पर इक्वल है। देखो कैसे, देखो अकॉर्डिंग टू सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है ये वाली कहानी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या कहानी पता है आपको, कि अगर एफ एक्सटर्नल है हमारे पास, वो किसके इक्वल होगी, एफ इंटरनल की होगी। पता है ना न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो जितनी एफ एक्सटर्नल होगी उतनी ही एफ इंटरनल होगी, यानी कि एफ एक्सटर्नल हम यहाँ कौन सी कह रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, या फिर हम बोल रहे हैं इसको
अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, और एफ इंटरनल कौन सी है, ये वाली हमारी रीस्टोरिंग फोर्स है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अगर यहाँ इन दोनों में मैं एरिया से डिवाइड कर दूँ तो कोई टेंशन नहीं हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब अगर एरिया दोनों तरफ से मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है। अब एफ एक्सटर्नल बाय एरिया ये क्या बन जाता है हमारे पास, प्रेशर, और एफ इंटरनल अपॉन में एरिया क्या बन जाता है, स्ट्रेस। तो प्रेशर और स्ट्रेस एक तरह से इक्वल है, लेकिन कहानी क्या समझनी है, प्रेशर में जो फोर्स लगती है वो एक्सटर्नली है और स्ट्रेस में जो फोर्स है वो क्या है, इंटरनली है, जो कि हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ सिग्मा, और इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स को मैं लिख देता हूँ एफ इंटरनल और अपॉन में ये एरिया। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जितनी आप यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स या ये अप्लाइड फोर्स लगाते हो, ठीक है, उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स आती है। क्लियर है, इक्वली होती है, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि ये दोनों फोर्सेज अगर इक्वल हैं, एक्सटर्नल और ये वाली इंटरनल वाली, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस और प्रेशर क्या है, इक्वल है। क्लियर है। तो जो एसआई यूनिट होंगे इसके, वो आप बताओ जरा क्या होंगे, जो आप प्रेशर के लेते थे, ठीक है, यहाँ से बना सकते हो, फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन, ठीक है, और एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी देखो, प्रेशर में अगर आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होते ही हैं, एक और होते हैं, क्या होते हैं वो, पास्कल, क्या होते हैं, पास्कल, ठीक है, और पास्कल में हम इस तरीके से लिखते हैं पी और ए, ठीक है, पास्कल याद रखना, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होंगे आपको पता ही है, न्यूटन को हम लिखते हैं डाइन में, ठीक है, और मीटर को किस में लिखते हैं हम, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। देखो फोर्स के जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, फोर्स के डायमेंशन आपको पता है MLT-2 होते हैं, पता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन का LT-2। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि नॉर्मली अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो स्क्वायर में चलते हैं इसके यूनिट, ठीक है ना। अगर यहाँ हमने लिखा है मीटर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, मीटर किसमें, लेंथ की बात होगी तो L2 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ तो अगर हम बात करें किसकी, रेक्टेंगल वगैरह की बात करें उसमें होता है, ठीक है। नॉर्मली हमें पता है एरिया में क्या होता है, स्क्वायर तो आता ही आता है, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर, तो यानी कि L का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, देखो ML, इधर 1 है और ये 2 है, ऊपर जाके -2, तो 1 - 2 -1, और ये T-2, तो ये हमारे पास इसके डायमेंशन बनेंगे, ML -1 T-2। बताओ कोई दिक्कत इसमें, चीज़ समझ में आई है ये, ठीक है। प्रेशर को हम कैसे रिलेट कर रहे हैं स्ट्रेस से, प्रेशर में क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स जो है, ठीक है, और जो स्ट्रेस में है वो कौन सी है, इंटरनली फोर्स है। क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। देखो टाइप ऑफ स्ट्रेस में बात करते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस की, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया करोगे। जैसे कि अगर मैं इसमें बताऊँ आपको, जैसे ये एक सिलेंडर है, ये मैंने वैसे आपको ऊपर बताया भी है, ठीक है, इसमें जो फोर्स जो लग रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो नॉर्मल लग रही है, नॉर्मली इस पे अगर देखो, अगर इसको स्टैंडिंग में बनाए इस तरीके से, तो ये ऐसे लग रही है ना, तो नॉर्मल टू दैट पॉइंट, यानी कि दैट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या, नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ बॉडी, देन द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, तो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आई है ये वाली, सेटअप पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस में देखो जो इसका फॉर्मूला होगा वो तो यही होगा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स कब बनेगी ये नॉर्मल स्ट्रेस में, जब डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली एक्ट करेगी, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगी वो अपॉन में एरिया। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने बताया था, नॉर्मल का ही एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नॉर्मल स्ट्रेस भी फर्दर डिवाइडेड होता है, देखो कैसे, जैसे हम बात करें लॉन्गिट्यूडिनल। अब लॉन्गिट्यूडिनल नाम से पता चल रहा है कि लेंथ की कहानी हो रही है, तो जिसमें लेंथ चेंज हो जाए, जिस स्ट्रेस से क्या हो जाए, लेंथ चेंज हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडिनल। अब चाहे लेंथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अगर इंक्रीज हो जाती है लेंथ तो वो होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर लेंथ डिक्रीज हो जाए तो वो उसके हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है कि इफ़ देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी देन द स्ट्रेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल। अगर मतलब लेंथ क्या अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जैसे कि एग्जांपल समझो, देखो जैसे हमने कहा यहाँ पर मैंने ये एक सिलेंड्रिकल शेप में ये एक बॉडी ले ली है इस तरीके से, ठीक है। ये हमने अगर मान लो यहाँ पर फोर्स लगाई इस तरीके से,
ठीक है, कंप्रेसिव लगा दी अगर हमने, ठीक है, अगर कंप्रेसिव लगा दी तो ऑब्वियस बात है अब इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने ये फोर्स अप्लाई करी जिसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, तो यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट करेगी या नहीं। ये कब काम करती है, जैसे आपने इसको ऐसे क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, दोबारा वही हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है लेंथ, तो इसे हम क्या बोल देंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। और अगर यानी कि कंप्रेशन हो गया एक तरह से, ठीक है। और अगर हम क्या करें, इस सिलेंड्रिकल शेप का ही अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, और देखो फोर्स कैसी लग रही है, नॉर्मली लग रही है, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक। तो इसमें अगर हम लें एग्जांपल, इसमें हम क्या करें, स्ट्रेच का एग्जांपल लें, इधर फोर्स लगाई हमने और एक इधर फोर्स लगाई, ठीक है, स्ट्रेच का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एक रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी इसमें। क्लियर है, क्यों, क्योंकि देखो आपने इसको स्ट्रेच किया ऐसे और रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट क्या कर रही है, उसके अपोजिट। तो जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी दोबारा उसी साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो जो लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टेंसाइल स्ट्रेस की है बात, और ये किसकी है, कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात है, ठीक है जी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर। तो यहाँ पर हमने यही लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन लेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, इंक्रीज हो रही है लेंथ, और डिक्रीज इन लेंथ इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ कंप्रेस हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज हो रही है लेंथ, ये स्ट्रेच कर रहे हैं हम इसको। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नॉर्मल स्ट्रेस में ही आता है हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जैसे मान लो ये कोई एक स्फीयर है, एक तरह से आप ये समझ लो, ठीक है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसे हम फ्लूइड में ले गए, ठीक है। तो जब आप फ्लूइड में लेके जाओगे, जैसे मान लो वाटर में लेके चले गए हम, बहुत गहराई में नीचे लेके चले गए, तो प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। जब वो प्रेशर बढ़ता रहेगा तो यानी कि क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्स उसकी बढ़ रही है वहाँ पर, ठीक है। उसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम कैसे होएगा, देखो जो इसकी शेप है स्फीयर की, शेप वही रहेगी, शेप वही रही है, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया इसका। अब इसमें फोर्सेस कैसे लग रही हैं, ये लग रही हैं इस तरीके से, एक्सटर्नल वाली इस तरीके से, फ्लूइड की वजह से, और पूरे सरफेस पे लगेगी इसमें, पूरे सरफेस पे इस तरीके से। क्लियर है, पूरे सरफेस पे। पहले ये साइज था इसका, पहले साइज क्या था, ये था, इसका वॉल्यूम मान लो v था, ठीक है। अब जो वॉल्यूम आया है, पहले वॉल्यूम v था, अब जो वॉल्यूम आया है वो v डैश है। तो कितना चेंज हो रहा है यहाँ पर, डेल्टा v कितना हो रहा है इसमें हमारे पास, जल्दी से बताओ, v माइनस में v डैश, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और ये हम अभी आगे पता चलेगा आपको, डेल्टा v इसमें हम माइनस में लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं इसमें माइनस में, बिकॉज यहाँ डिक्रीज होता है वॉल्यूम। जो डेल्टा v है क्या है, वो डिक्रीज इन वॉल्यूम है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जो डेल्टा v है वो क्या है, हमारा चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से हम माइनस में लेके चलते हैं, वो आगे कहानी पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस में, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात समझनी है आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फ्लूइड में लेके जा रहे हैं, गहराई में लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो एक्सटर्नली फोर्स हर तरफ इसके लग रही है, ठीक है, क्लियर। और ऑब्वियस बात है, इसमें क्या होगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगी, ठीक है ना, इस तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट करेगी इसके अपोजिट में। तो जैसे ही फ्लूइड से बाहर आएगा फिर अपनी शेप ले लेगा। समझ पा रहे हो इतनी बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या ध्यान देनी है, इसकी शेप, ज्योमेट्रिकल शेप में कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर ये स्फीयर था तो स्फीयर ही रहा, लेकिन वॉल्यूम इसका चेंज हो गया। क्लियर है, यही चीज़ लिख रखी है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स। अब यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स जो लिखी है ना, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स, यहाँ लिख दो नॉर्मली, नॉर्मली तो लग रही है इसमें भी, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस का ही टाइप है। नॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होगा विदाउट एनी चेंज इन इट्स ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब क्या, पहले स्फीयर था तो अब भी स्फीयर ही है, तो वो नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रही है। इज नोन एज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, ठीक है। अब देखो जब इसका फॉर्मूला बनाओगे आप, फोर्स अपॉन में एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स तो ये वाली होगी जो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर लग रही है, ठीक है। एरिया कौन सा लोगे इसमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अभी तो स्फीयर है और इसमें क्या कर रहा है, हर पार्ट पे इसके लग रही है फोर्स, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी हर पार्ट पे ही लग रही होगी, ठीक है। तो इस स्फीयर के पूरा एरिया, तो स्फीयर का एरिया आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। तो पूरे स्फीयर का क्या निकाल सकते हो आप, इसमें एरिया ले लोगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पर तो सर्कल का एरिया लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसका लोगे, पूरे स्फीयर का। तो जैसे हमने लॉन्गिट्यूडिनल में पढ़ा था ना, तो यहाँ भी फोर्स अपॉन में एरिया होगा, फोर्स ये रिस्टोरिंग वाली, ठीक है। एरिया कौन सा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, तो यहाँ पर सर्कल का लेंगे अगर सिलेंड्रिकल कोई शेप है तो, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आई कहानी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस की, ठीक है। देखो शेयरिंग बोल दो या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल दो। देखो नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर
आते हैं आपके लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ चेंज होती है, ठीक है, और हाइड्रोलिक या वॉल्यूमेट्रिक जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल भी फर्दर है कि इंक्रीज है लेंथ तो टेंसाइल स्ट्रेस है, और डिक्रीज है लेंथ तो वो हमारा कौन सा होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। क्लियर। अब जो दूसरा है नॉर्मल स्ट्रेस के अलावा वो कौन सा है, शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। नाम से ही पता चल रहा है टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब क्या है, जो फोर्स इसमें लगेगी वो टेंजेंशियल लगेगी। जैसे कि हम इसमें बात करें, जैसे मान लो ये कोई एक सॉलिड है, इस तरीके से आप समझो, ठीक है, इस तरीके का कोई बॉक्स है मान लो, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको 3D में बनाया, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस वाले पार्ट पे आप क्या कर रहे हो, इसमें फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो इस वाले पार्ट में ऐसे, तो ऑब्वियस ही बात है ये पार्ट थोड़ा आगे को हो जाएगा। आगे को कैसे होगा, देखो अगर हम इसमें बनाने की कोशिश करें इसको इस तरीके से, ये देखो आप, ये किया हमने इस तरीके से, यहाँ पर ये वाली पार्ट, ठीक है, क्लियर है। इसमें हमने कहा ये यहाँ इस तरीके से ये बन गया आपके पास, ठीक, इस तरीके से आप समझो इसको, ठीक है। देखो अब ये क्या हुआ, ऊपर से हमने क्या किया, इसको फोर्स लगाई इस तरीके से, टेंजेंशियली फोर्स लगाई, ठीक है। तो इसकी शेप में क्या हो गया, चेंज हो गया। शेप कैसी हो गई इसकी, इस तरीके से हो गई जैसा ये बनाया हमने। तो इसमें क्या हुआ, इस पार्ट से यहाँ इस पार्ट तक ये क्या हो गई, इतनी इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई। जैसे इसमें मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ, जैसे किसी बुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें, ठीक है, जैसे ये बुक है मान लो, ठीक है। अब देखो ये ऐसे है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर टेंजेंशियली फोर्स लगाई इस तरीके से, यहाँ इसके सरफेस पे, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाई। तो ये देख रहे हो आप, इसकी शेप में क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर आप यहाँ से देखो इसको, ये देखो ये चीज़ क्या हो गई, इतनी डिस्प्लेस हो गई, पहले ऐसे थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहाँ से ऐसे फोर्स लगाई, इसको हमने ऐसे किया, तो ये देखो कितना चेंज हो गया इसका, ठीक है ना। ये पोजीशन थी इसकी, अगर हम देखें तो ये देख रहे हो इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसमें, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। तो ये होता है हमारा शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसमें कि क्या हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है, और जो फोर्स लगती है इसमें नॉर्मली नहीं लग रही, कैसी लग रही है, टेंजेंशियली लग रही है। जैसे टेंजेंशियली समझते हो ना, जैसे सर्कल होता है, हम कहते हैं ना इस पर टेंजेंट लगाओ इस तरीके से, ऐसे टेंजेंशियल, ठीक है ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस, वो जो फोर्स लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें लिख क्या रखा है, देखो, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। मतलब समझ रहे हो, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ शेयरिंग स्ट्रेस। क्लियर है। तो यहाँ टेंजेंशियली लग रही है फोर्स, तो ये कौन सा होगा हमारा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या इसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। क्लियर है। तो समझ में आ गया होगा आपको स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, जिसमें हमने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा और शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस में हमने लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ा, जिसमें फर्दर टेंसाइल स्ट्रेस होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। और नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ही हमने हाइड्रोलिक और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को भी पढ़ा। क्लियर है इतनी बात, बताओ, आया समझ में, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।